लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो उनकी रिकॉर्ड में बैठे थे बोले यार मैं क्या करूं, सीओ ने कर दिया। तो मैंने कहा सर कल ना वो जवान अगर या उसका परिवार कुछ कर लेता है, मर जाता है तो उनके मुंह से निकल गया कि मर जाता तो मैं क्या करूंगा, मरे तो मरे। तब मैंने उनको बोला कि ये भारत सरकार और हमारे जैसे लोगों की या देशवासियों की कमी है कि कर्नल से वो फिर रैंक ही क्यों रखा है। कर्नल से ऊपर जो रैंक है, जिसको कितनी ही फैसिलिटी, कितनी पेमेंट और कितने जवान इनके घरों में लगे हुए हैं जैसे राजा महाराजा की तरह, फिर इस रैंक को खत्म कर देना चाहिए। मैंने यही कहा। बोले आप आर्मी कमांडर से इस तरह बात करते हो, क्यों नहीं कर सकते। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और अचानक से आदेश दिया है कि यहाँ से चले जाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पति को सीओ साहब ने गाली गलौज दी, अभद्रता का प्रयोग किया, जो मैं बता नहीं सकती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। 2 वीडियो मैंने पहले भी डाले थे इस केस को लेकर। वहां के सीओ साहब और एसएम साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई हम मामले को हल कर देंगे। फिर उन्होंने जो हमारे हवलदार हैं उनका, जिसका ये केस है, उनको बोला कि हम कमांडर साहब का इंटरव्यू करवाएंगे। अब सब कुछ होने के बावजूद अभी भी उस समस्या का हल नहीं हुआ है। मैंने पहले भी कमांडर साहब को कॉल लगाया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कल उन्होंने कॉल उठाया और मैंने बताया कि सर मैं रविंद्र बोल रहा हूँ, अपना परिचय दिया। तो उन्होंने बोला कि हाँ बताओ क्या समस्या है। तो मैंने जिस बंदे की समस्या थी उसका नाम बताया कि सर आपके वहाँ ऐसे एक हवलदार जी, ये फलाना सिंह जो भी पोस्टेड है, उसका नाम सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया। अब फोन काटने का मतलब है कि वो समस्या को हल नहीं करना चाहते। अब यहां मेरे पास एक ही रास्ता है और वो है कोर्ट का। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर आप नाम नहीं बताते, तो किस जगह की घटना है मैं अभी आपको बता रहा हूं। इतना बता देता हूं कि एनसीसी बटालियन है ये, और एनसीसी में थोड़ा। जैन सर। हाँ जैन सर, मेरी एक समस्या है। मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुई थी। हाँ 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 बताओ। हाँ 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 23 महीने हो गए उन्हें। अच्छा अच्छा उनका टर्न 1 मार्च को होना था। अच्छा। उसके अलावा मेरा यहाँ इलाज भी हो रहा है, इसी वजह से हम इधर आए हुए थे। अच्छा। बच्चे भी पढ़ रहे हैं इधर। हाँ तो अब क्या हुआ? अब एक दिन एडीएम साहब का कॉल आया गाड़ी के लिए। हाँ, मेरी तबीयत खराब थी, हस्बैंड ने बोल दिया कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ। इस बात पे वो नाराज हो गए। अच्छा। उन्होंने सारी बात सीओ साहब को बता दी। अच्छा फिर? सीओ साहब ने आदेश दिया, मूवमेंट ऑर्डर पकड़ा दिया कि आप यहाँ से जाइए। सीओ साहब ने इनको मतलब आपके हस्बैंड को बुला के कुछ पूछा नहीं, सीधा ही बोल दिया चले जाओ? कुछ नहीं पूछा, ऐसे सीधा मूवमेंट ऑर्डर पकड़ा के और बोल दिया नहीं अभी। अच्छा, उनके एग्जाम होने हैं अभी? जी। तो आपने उनको सीओ साहब को बताया कि भाई मैं सर कम से कम मेरे बच्चों का एग्जाम है, मेरा इलाज चल रहा है, थोड़े दिन के लिए रोक दो, ये रिक्वेस्ट करी उनसे? की थी, मैंने कई बार कॉल भी की उनके पास में, उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। नहीं, फिर वहाँ उनके ऑफिस वगैरह में या वहाँ जाके बात की आपने? मैं गई थी, बात ही नहीं की किसी ने। अच्छा, बात ही नहीं की। एसएम साहब से बात हुई? एसएम साहब ये बोलते थे सीओ साहब बताएंगे, वो बोलते ही नहीं है कुछ। और कमांडर साहब से आपकी बात हुई नहीं? नहीं, उनसे उन्होंने मिलने ही नहीं दिया। हस्बैंड को मिला दिया था, मेरे को मिलने नहीं दिया। फोन वगैरह करके देखा, फोन पे बात हुई? सीओ साहब को फोन किया था, उन्होंने एक दिन कॉल उठाई, उसके बाद में बात ही नहीं की। कॉल उठाया उस दिन, क्या बोला उन्होंने? यही बोला था जाना पड़ेगा। मैंने हाथ पैर जोड़े, मैंने मेरे बच्चे पढ़ाई मारी जा रही, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अब ऐसे अचानक हम कहाँ जाए, फैमिली मेंबर है। फिर नहीं माना? नहीं माने वो। तो सीओ साहब ने मैडम वगैरह रखी है? कमांडर साहब ने, सीओ साहब ने नहीं? उनके बच्चे नहीं है? हाँ, उन्होंने रखे हैं क्या बच्चे? रखे हुए हैं। तो सीओ में और एनसीसी में थोड़ा सा स्टाफ होता है, उस छोटे से स्टाफ में भी हमारे अधिकारीगण
घुल मिलकर नहीं रह सकते, जहां मात्र 2 या 3 अफसर हैं, जिसमें कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब और एक हमारे सूबेदार मेजर और कुछ ओवास रैंक हैं। अधिकारी उन्होंने बच्चे भी रखे हैं, उनको बच्चों की सेवा के लिए जो जवान चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसका पूरा उपयोग करते हैं। लेकिन अगर किसी जवान की फैमिली को कोई समस्या आ गई और वो उस समस्या के लिए अपनी गाड़ी से अपने समय पर कुछ कर रहा है, लेकिन वो सीओ साहब के लिए अगर किसी काम के लिए मना कर दे तो वो दुश्मन बन जाता है। ऐसे ही इस कहानी में यह हवलदार जो कि 23 महीने से वहां पोस्टेड है और 1 महीने बाद इसका टर्म पूरा हो जाता, लेकिन इसके वाइफ की तबीयत खराब और बच्चों की परीक्षा की वजह से इन्होंने सीओ साहब से एक्सटेंशन लिया। एक्सटेंशन के बाद में अपने सीओ से भी एक्सटेंशन लिया और इनका जो एक्सटेंशन पीरियड है सितंबर, ये जो आने वाला सितंबर 2026 तक। लेकिन अब 23 महीने से लगातार वो अपनी गाड़ी सीओ साहब, एडम साहब जिसके भी काम से जहां भी वो जाते थे, चाहे वो पर्सनल काम हो चाहे सरकारी काम हो, वो ले जाता रहा। तब तक ये हवलदार अच्छा था। लेकिन एक दिन इसकी फैमिली की तबीयत खराब होती है और उधर सीओ साहब को कहीं गाड़ी भेजनी होती है अपने काम के लिए। तो एडम साहब इसको कॉल करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे तेरी गाड़ी जानी है। तो ये कहता है कि सर आज मेरी फैमिली को दिखाना है, उसका थोड़ा तबीयत खराब है और उसका जो इलाज चल रहा है उसकी तारीख भी मिली हुई है। तो वो एडम साहब ने सीओ साहब को बता दिया कि उसने मना कर दिया गाड़ी के लिए। बोला ठीक है, कल उसको बुलाओ, और दूसरे दिन बुलाकर बगैर कुछ बात किए हुए, बगैर कोई सुने, उसको मूवमेंट ऑर्डर दे दिया, आरटीओ कर दिया। आरटीओ मतलब रिटेन टू यूनिट। जबकि उस बंदे की पोस्टिंग ड्यू थी तो पोस्टिंग जाता, मूवमेंट ऑर्डर के साथ उसको ब्रेक जर्नी मिलती और सम्मान से वो अपनी यूनिट में चला जाता। लेकिन अब इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके उसको आरटीओ कर दिया। ना ही उसको ब्रेक जर्नी की दी, ना ही ये देखा कि उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उसका क्या होगा, उसकी वाइफ के इलाज का क्या होगा, मात्र गाड़ी ना देने की वजह से। तो ये समस्या सही है या नहीं है, हालांकि मैंने इसको सुलझाने के लिए कुछ समय भी दिया, लेकिन 19 फरवरी से इन्होंने मूवमेंट ऑर्डर पर उसको आउट किया हुआ है। लेकिन बाद में बीच में मैंने कॉल किया तो इन्होंने कि भाई ठीक है हम इंटरव्यू करेंगे, वो करेंगे, इस तरह उसको रखा भी, इंटरव्यू भी कराया नाम मात्र का। लेकिन इंटरव्यू करने वाले श्रीमान ने इनकी और इनकी वाइफ की कोई भी बात नहीं सुनी, और उसका प्रूफ मेरे पास मेरी खुद की उनकी रिकॉर्डिंग है जिसमें उस बंदे का नाम लेते ही फोन काट दिया। अब ये तो फौज की बात है, लेकिन हमारे भी, क्योंकि हमारे में हम बोलते हैं ना कि हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए रविंद्र फौजी के पास सबसे बड़ी पावर है। आप लोग जो हमारे से जुड़े हुए हो, और भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और हमारे ह्यूमन राइट जो अधिकार हैं वो देते हैं कि हम इन लोगों से लड़ सकते हैं और कोर्ट में इनको ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि यहां कह सकते हैं मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं, लेकिन कोर्ट में किसी की मर्जी नहीं चलती है। आपकी अगर कोई प्राइवेट फर्म कंपनी होती वहां आप मर्जी चलाओ, लेकिन ये जो फौज की संस्था है, ये फौज की बटालियन है। मैंने पहले भी कहा था कि फौज किसी के बाप की जागीर नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हो, ठीक है। लेकिन वहां इन्होंने अपना मालिक का हक जमा दिया, और जो नीचे एसएम साहब और जिनकी ड्यूटियां बढ़ती थी इनको समझाने की, वो यही कहेंगे कि अब हम क्या करें, सीओ साहब ने कह दिया तो फिर आप किस लिए वहां बैठे हुए तनख्वाह ले रहे हो और ऑनरी का ख्वाब देख रहे हो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद चलो ये तो जूनियर है, एसएम साहब तो कोशिश की या नहीं की भगवान जाने, लेकिन इनसे ऊपर भी एक ब्रिगेड कमांडर को बैठा रखा है, ब्रिगेडियर साहब, जिसको कितनी तनख्वाह दी और कितनी फैसिलिटी दी जा रही है, वो भी कि अब सीओ ने कर दिया तो मैं क्या करूं, जाना ही पड़ेगा, अपने सीओ से बात करो। ये चीजें मेरे को समझ में नहीं आती। बहुत से मामलों में मैंने पहले भी आपको एक बार एक वीडियो दिखाया होगा जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब मेरे को ये बोलते हैं, एक जवान जिसकी समस्या थी, पेमेंट 8 महीने से पेमेंट बंद थी, और लास्ट में उसने कह दिया था कि अगर अब मेरी पेमेंट नहीं खुलती है तो भैया कोई दूध वाला, कोई कुछ वाला, मेरे तो घर में मांग मांग का हालत खराब होगी। और ये बोलते हैं कि फौजी के पास दूध का पैसा नहीं है, सब्जी का पैसा नहीं है। तो बोले सर अब मैं तो कुछ करूंगा। तब मैंने मजबूरी में उस सीओ से बात की तो माना नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो उनकी रिकॉर्ड में बैठे थे बोले यार अब मैं क्या करूं, सीओ ने कर दिया तो।
मैंने कहा सर कल ना वो जवान अगर या उसका परिवार कुछ कर लेता है, मर जाता है तो उनके मुंह से निकल गया कि मर जाता तो मैं क्या करूंगा, मरे तो मरे। तब मैंने उनको बोला कि ये भारत सरकार और हमारे जैसे लोगों की या देशवासियों की कमी है कि कर्नल से वो फिर रैंक ही क्यों रखा है। कर्नल से ऊपर जो रैंक है, जिसको कितनी ही फैसिलिटी, कितनी पेमेंट और कितने जवान इनके घरों में लगे हुए हैं जैसे राजा महाराजा की तरह, फिर इस रैंक को खत्म कर देना चाहिए। मैंने यही कहा। बोले आप आर्मी कमांडर से इस तरह बात करते हो, क्यों नहीं कर सकते। यहां मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम इस देश के पूर्व सैनिक और अब आम आदमी हैं जो किसी भी अन्याय, अत्याचार या ऐसी घटनाओं के लिए बोलने के लिए हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। जो कई लोग कहते हैं ना, जैसे कभी एक दिन मेरी एक जज साहब से बात हो रही थी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो जज शॉर्ट सर्विस करके सेना से रिटायर होकर जज लग गए थे और अब जज से भी रिटायर हो गए। तो अब वो कहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हें लूटने का अधिकार है। तुम जवानों से आज भी वही अंग्रेजों की तरह गुलामी करवा रहे हो, कोई वोट पॉलिश करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो। तुम्हें सब अधिकार दे रखे और हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है। बोलेंगे। और जिस दिन मेरे साथ बोलने वालों की संख्या, ये जुड़ रहे हैं लोग, अगर जुड़ने के साथ साथ सिर्फ 1000 आदमी मुझे मेरे जैसे मिल जाए जो खुलकर बोले, तो सब खत्म हो सकता है। आप कहते हो ना कैसे खत्म हो, या तो 1000 आदमी आ जाओ खुलकर बोलो, मैं गारंटी लेता हूं कि ये सारा सिस्टम बंद होगा। लेकिन भगत सिंह कौन बने, लड़े कौन, दूसरों के घरों में भगत सिंह, रविंद्र फौजी बोले, वो ही लड़े, तब तो ये बंद नहीं होता। मात्र 1000 आदमी, मैं हमेशा बोलता हूं कि आ जाओ मेरे साथ, बैठो, जहां मैं बताऊं वहां बैठना है, दिल्ली में जहां बैठना है, और या फिर सिर्फ बोलना, अपने घर से बोलना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बना बना ये मंच देता हूं। 1000 आदमी बोलो, मात्र 1 साल के अंदर अंदर ये सारी बीमारी खत्म हो सकती है। अगर कोई बोल सकता है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। आप बोलोगे सर हम बोलेंगे, बोलकर वीडियो भेजो मेरे पास, मैं डालूंगा। लगातार 1000 की आवाज उठेगी। अगर बंद नहीं होता तो रविंद्र फौजी को आप बोल देना सर आपने जवाब नहीं दी थी, बंद नहीं हुआ, मैं गारंटी लेता हूं बंद करने की। लेकिन आप कंटिन्यू बोलोगे। मैं फिर कह रहा हूं कि बोलने वाले भी कुछ लोग हैं, लेकिन सबको डर है कि पेंशन बंद होगी तो कोर्ट कचहरी का क्या होगा। तो आपके अंदर वो डर है कि हम बोल नहीं सकते, मजबूरियां हैं, आम आदमी है, तो सपोर्ट करो। और आप सपोर्ट करते हो तो इन तानाशाहों की नाक में नकेल हम डाल सकते हैं जो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं। यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513। ये फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हो, मेरा बारकोड। अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम बोलने वाले लोग हम पैदा करेंगे, ठीक है। और किस हिसाब से लड़ाई लड़नी है, आगे क्या करना है, वो हम तय कर लेंगे। लेकिन अकेला रविंद्र फौजी बोले भी, लड़े भी, रणनीति भी बनाए और लड़ाई कोर्ट कचहरी में फेस करे, वो नहीं कर सकता। हम भी टाटा बिरला नहीं है। और आप महीने 2 महीने में अगर 100, 500 या 1000 रुपए हम दें ताकि आने वाली पीढ़ियों की गुलामी खत्म हो। लेकिन नहीं, कुछ तो जय हिंद लिख के सर हम आपके साथ हैं भूल जाते हैं। और कुछ लोग, इतने लोग जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितना पैसा आता होगा। अगर हमारे पास बजट आता ना अब तक, और पहले मेरा वो चैनल चलता था उससे बजट आता था मेरे पास, और कुछ हमारे साथी भी देते थे, तो मैं कहां से कहां तक उठाकर देख लेना। यूपी, बुलंदशहर, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड, जहां भी चीजें होती थी जाता था। वहां 10, 20, 50 बंदे भी लेकर जाता था, ग्राउंड में भी लड़ता था। लेकिन अब जब वो चैनल बंद हो गया, वहां से जो सिस्टम था वो भी खत्म हो गया, संख्या भी कम हो गई, आप सपोर्ट भी नहीं करते और अब लिखते हो रविंदर सर आप तो करो, अब तो कुछ हो नहीं रहा, कैसे करें। तो भैया लड़ाई के लिए आओ, ग्राउंड में लड़ दिया तो 1000 आदमी आ जाओ, छोड़ो चैनल को, सबको। उन 1000 आदमियों से हम सिस्टम का, ये जो काले अंग्रेजों की नीति ना, इसको खत्म कर सकते। नहीं आ सकते तो सपोर्ट करो। बाकी अब ये आज वीडियो मैंने आपको बता दिया, इनकी मैडम का जो वीडियो है, मैं चाहता हूं देखो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो शेयर करो और उन तक ये आवाज पहुंचाओ, क्योंकि हम नहीं चाहते इस जवान का फिर कुछ पैसा खर्च करके इसको कोर्ट में ले जाएं और फिर कोर्ट इन लोगों को फटकार लगाए। हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आप उसमें सपोर्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं तो वीडियो शेयर करो। और इनकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, जरूरत पड़ने पर फिर मैं वो भी डाल दूंगा, मैटर को कोर्ट में डालते ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।